10,000 रुपए ले लीजिए, 2 लाख तक आपको मिलेगा। कौन सा बिजनेस है जो 2 लाख रुपए में खड़ा कर लिया जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी जिसका दावा करती है कि पकौड़ा बेचकर आप अपनी जिंदगी गुजारा करिए, शर्म नहीं आती है इन लोगों को? जो बिहार की जनता है वो क्या करेगी? आज 10,000 रुपए ले रही है, आपको कल को वोट दे देगी, ठीक है, परसों वो क्या करेंगे? 5 साल तक वो बेचारे क्या करेंगे? आप जीएसटी जैसा फैसला लेकर आते हैं, आप नोटबंदी जैसा फैसला करते हैं, आपको लगता है कि हम बहुत क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, लेकिन आपके यही क्रांतिकारी कदम देश की जनता के लिए आफत बन जाते हैं, यहाँ की इकोनॉमी के लिए आफत बन जाते हैं, आर्थिक तौर पर हमारी कमर टूट जाती है। आप खुद तो विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हैं और यहाँ के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप स्वदेशी चीजें इस्तेमाल कीजिए। अगर इतना ही स्वदेशी का अगर राग अलापना है आपको और स्वदेशी इतना ही आपको जरूरी लगता है, तो फिर विदेशी कंपनियों को बैन कर दीजिए। है हिम्मत आपके अंदर, बैन कर दीजिए। 11 साल में महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने कौन सी ऐसी पहल की है जिससे महिलाएं सशक्त हुई हैं? नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज किया। करोड़ों रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई, लेकिन क्या सचमुच यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है, या फिर 2027 विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया चुनावी दांव है? फिलहाल आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हिमांशु जी। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। हिमांशु जी, क्या बिहार की महिलाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ 10,000 रुपए देकर वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सुष्मिता, यही हो ही रहा है। आप बाजार जाते हैं तो आप कुछ पैसे देते हैं और सामान खरीद कर घर ले आते हैं, और कुछ इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति को गढ़ रहे हैं। फ्रीबीज के नाम पर बहुत भाषणबाजी देते थे बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर। प्रधानमंत्री की जो पुरानी स्पीचेस हैं उनको निकाल कर बाहर ला रहे हैं, जिसमें वो फ्रीबीज पर ज्ञान देते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो तथाकथित भूतिया लोग हैं, जो घोस्ट हैं, वो बाहर निकल आते हैं और कहते हैं भाई आप फ्रीबीज के नाम पर ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, और उसके बाद में आप चुनाव जीत जाते हैं, आप चुनाव में वोट बैंक अपने खाते में कर लेते हैं। खासतौर पर वो अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने फ्रीबीज का चलन शुरू किया था। हालांकि वो तो पानी दे रहे थे, बिजली दे रहे थे, लेकिन यहाँ क्या बांटा जा रहा है? सीधे सीधे पैसे बांटे जा रहे हैं। कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि आप रोजगार करिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है और इसमें 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। अब इस राशि को राजनीतिक तौर पर किस तरह से देखा जाए? आप यही राशि जो आपने 10-10 हजार दी है, अगर आप 6 महीने पहले या फिर चुनाव का जिस वक्त नहीं कोई उसकी हलचल थी, उस वक्त अगर आप करते तो फिर माना जाता कि हाँ, आप बिहार की महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं कि वो रोजगार करें, अपने तौर पर अपना कोई बिजनेस खड़ा करें, इसके लिए आप मदद करना चाहते हैं। लेकिन चुनावी माहौल है, समय बहुत मायने रखता है सुष्मिता। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि भाई हम 10-10 हजार रुपए देंगे, मुख्यमंत्री क्योंकि ऐलान कर चुके थे, 29 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया था इस पूरे जो योजना है उसका 2 लाख रुपए रोजगार के लिए दिए जाने। प्रधानमंत्री आते हैं, 10-10 हजार रुपए देते हैं और बात करते हैं तमाम जो पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहे हैं उनकी। समझ में ये आ रहा है कि आप पैसे इस वक्त क्यों बांट रहे हैं और इन पैसों से क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी सरकार 2 दशक से लगभग बिहार में चल रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर 2005 से विराजमान है। तो क्या नीतीश कुमार ने रोजगार सृजन के लिए या फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया कि अब आपको 10-10 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, वो भी लाखों महिलाओं को? सवाल ये भी है कि बिहार इस वक्त किस कंडीशन में है, कहां पर खड़ा है, उसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। आप तमाम इंडेक्स को उठाकर देखिए। इंडेक्स मायने मानव विकास सूचकांक है, ठीक है, एसडीआई। उसमें बिहार जो है 28वें पायदान पर, यानी कि अंतिम पायदान पर है। इसके अलावा देखिए प्रति व्यक्ति आय में सबसे अंतिम पायदान पर 28वें पायदान पर है। साक्षरता दर में लगभग 25वें नंबर पर बिहार आता है। अपराध दर में देखेंगे तो टॉप 5 में बिहार आता है ना। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स में 28वें नंबर पर आता है। जीडीपी के कुल जीडीपी के मामले में देखें तो 14वें नंबर पर आता है। जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां पर सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है।
क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर। व्यापार करने की सुगमता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाएं रोजगार करेंगी तो वो बहुत कुछ आगे कर जाएंगी और बिहार को आगे बढ़ाएंगी। 20वें नंबर पर बिहार आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आप किस राज्य में आपने क्या माहौल बनाकर रखा है और बिजनेस करना कितना इजी है, ये तो आप देखेंगे ना। पूरे भारतवर्ष में 20वें नंबर पर बिहार आता है, जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वो पायदान बिहार को मिला हुआ है। स्वास्थ्य में देखिए 25वें नंबर पर बिहार आता है। तो ये तमाम लिस्ट जो मैं बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि बिहार की स्थिति क्या है। आपने 2 दशकों में नीतीश कुमार के साथ मिलकर कितना काम किया है, ये दिखा रहा है। क्योंकि अगर आपने काम किया होता तो आज 10,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर इसे कह रहे हैं वोट खरीदे जा रहे हैं। 10,000 रुपए किसी को दे दीजिए, किसी को 2,500 रुपए दे दीजिए। हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना चली और उसके तहत जो है सरकार एक बार फिर से वहां पर जीत गई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर विराजमान थे, उनको हटा दिया गया, नए मुख्यमंत्री को वहां पर बैठा दिया गया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा लाडली बहना, मतलब उसी टाइप की एक योजना थी लाडला भाऊ करके, और उसमें जो है पैसे बांटे गए और फिर से वहां पर सरकार बन गई, आप जीत गए। वहां पर भी शिंदे साहब को हटा दिया गया, फडणवीस साहब को फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग रहा है कि पैसे बांटो और वोट अपनी तरफ लो, सरकार बनाओ और उसके बाद सबको भूल जाओ। मतलब ये एक नए दौर की नई राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के नाम पर, विकास का हवाला देते हुए, उसी का नारा बुलंद करते हुए 2014 में जीतते हैं। क्या जिक्र करते हैं? कहते हैं कि हम एक तो जो ब्लैक मनी है उसको जो है हम भारत वापस लाएंगे और लाखों रुपए यहाँ की जनता को दे देंगे। 1 रुपए भी किसी के खाते में आया। अमित शाह जी ने फिर कहा कि चुनाव है, जुमलेबाजी हो जाती है। अब अमित शाह जी के बयान को ही अगर हम सही मान लें, आज के टाइम पे वो गृह मंत्री हैं, उन्हीं के बयान को सही मान लें, तो प्रधानमंत्री जुमला फेंक रहे हैं एक तरह का कि आप 10,000 रुपए ले लीजिए, 2 लाख तक आपको मिलेगा। कौन सा बिजनेस है जो 2 लाख रुपए में खड़ा कर लिया जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी जिसका दावा करती है कि पकौड़ा बेचकर आप अपनी जिंदगी गुजारा करिए, शर्म नहीं आती है इन लोगों को? ये लोग तो चुनाव से पहले आपको 10,000 रुपए दे देंगे, लेकिन इसका जो आर्थिक बोझ है वो किस पर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, राज्य की इकोनॉमी पे पड़ेगा। केंद्र कितनी ही मदद कर देगा आपकी, और जब राज्य की इकोनॉमी पर बोझ पड़ेगा, तमाम और जो विकास की योजनाएं हैं वो प्रभावित होंगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो फंड बांट रही है, ये अपने पार्टी के फंड से दे रही है? नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के फंड से ये पैसा दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका जवाबदेह कौन है? ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं जिससे विकास बाद में प्रभावित होगा, ये जो पैसे आप बांट रहे हैं उसको आप कहेंगे कि हम यहां कटौती करके यहां पर बजट दे रहे हैं, तो इससे फायदा नुकसान किसको? जाहिर तौर पर आप चुनावी लाभ लेने के लिए अभी पैसे बांटे दे रहे हैं, कल को आप भूल जाएंगे, फिर क्या होगा? आपकी तो किसी चीज में कोई कमी नहीं है ना सुष्मिता। हम तो देखते हैं नेता किस तरह से रईसी की जिंदगी जीते हैं, उनके उनके जीने के स्टाइल में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। जो बिहार की जनता है वो क्या करेगी? आज 10,000 रुपए ले रही है आपको, कल को वोट दे देगी, ठीक है, परसों वो क्या करेंगे? 5 साल तक वो बेचारे क्या करेंगे अगर बिजनेस वो नहीं कर पाए? सबसे बड़ी समस्या बिहार में क्या रही है? पलायन की समस्या रही है। बिहार के जितने भी लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने खाने के लिए। तेजस्वी यादव एक बात का जिक्र कर रहे थे, क्या फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और वोट चाहिए आपको बिहार में? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि 2 दशक की आपकी सरकार हो गई, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, कितनी फैक्ट्रियां आपने बिहार के अंदर लगा दी हैं? और ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे, 2 लाख रुपए तक दे देंगे, आप जाइए बिजनेस करिए। कहां बिजनेस करेंगे? अपराध के मामले में टॉप 5 नंबर पर आप आते हैं, और जहां पर अपराध बढ़ेगा वहां पर व्यापार कैसे हो पाएगा? खुद ही देखिए। अब जब ईज ऑफ डूइंग की बात आती है तो आप 25वें नंबर पर आते हैं। बिजनेस करने के लिए वहां पर मुफीद माहौल ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बिजनेस कीजिएगा? फिर आप बात करेंगे कि हाँ, लालू प्रसाद यादव के जब जमाना था तो फिर बड़ी ही स्थिति खराब थी बिहार की। 2 दशक से तो आप हैं, ज्यादा हो गए बल्कि। तो 2 दशक से आप क्या वो माहौल बना पाए हैं बिहार के अंदर? अगर नहीं बना पाए हैं तो आप असफल हैं। 2 दशक बहुत लंबा समय होता है, 1 दशक से ज्यादा, 11 साल हो गए हैं केंद्र की सरकार में। इससे ज्यादा समय की जरूरत होती नहीं है आपको कहीं पर भी कुछ भी अच्छा माहौल बनाने के लिए। और अगर आपको पैसे देने की जरूरत पड़ रही है तो जाहिर तौर पर जो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं उनकी बात सही लगती है कि आप पैसे बांटकर सीधे तौर पर
वोट लेना चाहते हैं, अपनी सरकार बनवाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा ले आए हैं उठाकर जिस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। वोट चोरी का वो मुद्दा उठा रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में जितनी खामियां मिली है बिहार के अंदर, तेजस्वी यादव भी जिस तरह से आक्रामक हैं, आपको लग रहा है कि इस बार सरकार नहीं आनी। अगर हमने या तो हिंदू मुसलमान नहीं किया, आपने देखा ना नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर थे जिस वक्त उनकी मां को गाली दी गई, यहां वापस आकर एक हफ्ते बाद माहौल बनाने की कोशिश की, कहा कि हम आकर पिंडदान करेंगे और बर्थडे पर और ये करेंगे वो करेंगे, वो कोई कार्यक्रम तो हुआ नहीं। मोदी जी को लग गया, मोदी जी को समझ में आ गया कि जो बिहार की जनता है और देश की जनता ये सब कुछ समझ रही है। जिस तरह की बयानबाजी उनकी पिछले सालों की रही है, उनकी जुबान से जिस तरह के शब्द महिलाओं के लिए निकले हैं, वो कम से कम इस तरह के इमोशनल अत्याचार की बातें नहीं कर सकते हैं। पहले आपको खुद ही स्वच्छ होना पड़ता है, तभी लोग आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा तो खो गया है, अब आपको चाहिए क्या? वोट चाहिए। वोट के लिए आप क्या काम आप दिखा नहीं सकते हैं। काम दिखाएंगे तो फिर जिस तरह से नेता दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, हमने तो तस्वीरें देखी हैं बिहार के अंदर, मंत्रियों तक को जो है लोग जो है लाठी डंडे लेकर भगा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि वोट कैसे लेंगे? तो वोट ऐसे लेंगे, 10,000 रुपए आपके खाते में पहुंचा देंगे और जिसको पैसे मिलेंगे उसको आपको वोट देने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी ना। तो किसी को 2,500 दे दीजिए, किसी को 10,000 दे दीजिए, किसी को 50,000 दे दीजिए, कुल मिलाकर आपको जीतना है। तो साम दाम दंड भेद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है और कल को इसी राजनीति के जरिए जीत जाएगी। फिर बिहार की जनता को ये तय करना है कि उनको त्वरित रूप से 10,000 रुपए का बेनिफिट देखना है या फिर अगले 5 सालों तक अपना भविष्य देखना है, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं हाफ पॉपुलेशन है और बिहार की महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये मतलब कोई छुपा हुआ फैक्ट नहीं है। और ऐसे में उनके पति, उनके पिता, उनके भाई जब दूसरे राज्यों में जाएंगे, वहां पर काम करेंगे, तब कुछ पैसा उनके लिए भेज पाएंगे राज्य में। तो उनको वो परिस्थिति चाहिए या फिर आज के 10,000 रुपए चाहिए, ये उनको तय करना है। अब सुष्मिता वही जवाब देंगी जो बिहार की महिलाएं हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दशक से क्या कर रहे थे और अभी 11 साल से उनकी केंद्र में सरकार है तो क्या कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। और ये 10,000 रुपए पहले दे दिए होते तो शायद कुछ काम भी आ जाते। अब चुनावी माहौल है तो पैसे बांटे जा रहे हैं। सुष्मिता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ पैसे बांटना है या सरकार रोजगार और सुरक्षा की असली गारंटी देने में नाकाम रही है? राजद के अराजक राज की याद दिलाने वाले नीतीश मोदी क्या अपनी सरकार का हिसाब देंगे कि बेरोजगारी और पलायन क्यों नहीं रुका अभी तक? नहीं सुष्मिता, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है कि आप खुद ही बताइए ना कि बिहार में आपने क्या किया। एक तरफ आप गुजरात को रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल में गुजरात को कहां ले गए हैं प्रधानमंत्री होने के बाद, और आप बिहार को कहां पर लेकर गए हैं। तमाम पैरामीटर्स पर दोनों का कंपैरिजन हो जाए, खुद ही पोल पट्टी खुल जाएगी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना, आप बिहार में आकर बताएंगे हमको वोट दे दीजिए, हम कल को आएंगे तो बहुत काम करेंगे। लेकिन आपने किया क्या है? आपकी सरकार बने हुए 11 साल हो गए और तमाम फैक्ट्रियां आप तमाम जगहों से उठाकर, तमाम बिजनेस उठाकर गुजरात में फिक्स किए दे रहे हैं, वहां के लोगों को समृद्ध बना रहे हैं। तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा ना कि पलायन के मुद्दे पर आपने क्या किया है। लोग तो पूछेंगे ही ना कि बाढ़ आ रही है, हर साल आ रही है, क्या हो रहा है? तमाम पुल बन रहे हैं और टूटे जा रहे हैं, क्या हो रहा है बिहार के अंदर? कौन सा करप्शन बिहार के अंदर चल रहा है जिसे मोदी जी नहीं देख पा रहे हैं? उनको हर जगह सुशासन नजर आ रहा है नीतीश जी के राज में। तो ये तो सवाल उनको खुद ही पूछने चाहिए और इस सवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं लोगों के पास, लोग हमसे ये शिकायत कर रहे हैं, आप बताइए उनसे हम क्या कहें? तो कहेंगे क्या? पैसे बांट देंगे। पैसे बांट रहे हैं, पैसों की राजनीति हो रही है। देखिए, आप किसी सुविधा को किसी को दे दीजिए, ये एक अलग चीज है। डायरेक्ट आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ये एक अलग चीज है। आपके राज में, मोदी जी के राज में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। मतलब अगर राशन नहीं देंगे तो उसमें से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो ये अगर परिस्थिति मोदी जी के राज में है तो वो अच्छे दिन का वादा मोदी जी क्यों याद नहीं कर रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारे तमाम कोर सेक्टर नीचे जा रहे हैं? कोविड के बाद आपने कितनी परिस्थितियां सुधार ली। तमाम देश, जो चाइना में भी तो कोविड आया था, अमेरिका में भी तो कोविड आया था, हर जगह कोविड आया था। आप ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, कोविड आ गया था इसलिए हमारी विकास की जो रफ्तार है वो रुक गई। जी नहीं, ये झूठी बात है। कोविड से पहले ही आपके जो कोर सेक्टर थे
जो 8 कोर सेक्टर हैं उसमें से 5-6 तो नीचे चल रहे थे, माइनस में चल रहे थे। आपने उनको पहले ही तबाह कर दिया था। आप जीएसटी जैसा फैसला लेकर आते हैं, आप नोटबंदी जैसा फैसला करते हैं, आपको लगता है कि हम बहुत क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, लेकिन आपके यही क्रांतिकारी कदम देश की जनता के लिए आफत बन जाते हैं, यहाँ की इकोनॉमी के लिए आफत बन जाते हैं, आर्थिक तौर पर हमारी कमर टूट जाती है। आप कह रहे हैं आज लोकल फॉर वोकल हो लीजिए। अरे भाई, आप खुद कितने लोकल फॉर वोकल हैं? वो कांग्रेस तमाम जो कंपनियां हैं उनके नाम गिनाती है कि इसका चश्मा लगाते हैं, इसका पेन लेते हैं और इसके जहाज में घूमते हैं। तो हर किसी के सामने है ना कि आप स्वदेशी को लेकर कितना देखिए, पहले आपको तो खुद करना पड़ेगा ना। आप खुद तो विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हैं और यहाँ के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप स्वदेशी चीजें इस्तेमाल कीजिए। अगर इतना ही स्वदेशी का अगर राग अलापना है आपको और स्वदेशी इतना ही आपको जरूरी लगता है तो फिर विदेशी कंपनियों को बैन कर दीजिए। है हिम्मत आपके अंदर, बैन कर दीजिए। आप अपने मंत्रिमंडल में कह दीजिए कि कोई भी विदेशी इस चीज जो है इस्तेमाल नहीं करेगा कोई। आप अपनी सरकार अपने मंत्रियों तक से नहीं कह पा रहे, अपने पार्टी के नेताओं तक से नहीं कह पा रहे हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको बेवकूफ बनाना है, जनता को खुलेआम मूर्ख बनाना है। आपको जनता को आप उलझाए रहेंगे स्वदेशी और देश प्रेम के चक्कर में, और यहाँ आप मजे करेंगे और मजे कर रहे हैं। आपके हाथ में पैसा है तो आप बांट रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम ये पैसा बांट देंगे तो फिर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। महिला सशक्तिकरण का जब नारा लगा देने से थोड़ी ना होगा। 11 साल में महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने कौन सी ऐसी पहल की है जिससे महिलाएं सशक्त हुई हैं? फिर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, देखिए एक लिस्ट ले आएंगे, कहेंगे ये देखिए ये है, इन्होंने ये कर लिया। अरे भाई, 150 करोड़ की जनसंख्या करीब हमारी होने जा रही है, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी होने जा रही है। कुछ लोग तो कर ही लेंगे, अपने दम पर कर लेंगे, आपकी वजह से नहीं कर लेंगे। और जो भी सेल्फ मेड आदमी होगा वो अपने आप कहीं पर भी होगा, बन जाएगा। आपने सहायता क्या की? आपने लोगों की मदद क्या की? आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास जवाब नहीं है। आप कहेंगे कि हमने तो ये योजना चला दी। आपकी योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कौन देखेगा? पड़ोसी ट्रम्प साहब को बुला कर लेकर आए, वो बताएंगे कि भारत में ये कमी है, ये नहीं है। और ट्रम्प साहब तो आपके मित्र थे, ट्रम्प साहब ने कैसा बर्ताव आपके साथ किया है हर कोई जानता है। पाकिस्तान की लल्लो चप्पो कर रहे हैं ट्रम्प साहब, तब तो आपसे कुछ होता नहीं है, तब तो आप मुंह पे जो है पट्टी बांध लेते हैं। और फिर आप याद करते हैं बिहार आकर, अरे लालू प्रसाद यादव का जंगल राज देखिए क्या होता था। अरे आज क्या हो रहा है? आज क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? बिहार क्या इन तमाम सूचकांक में जो मैंने गिना है उसमें क्या टॉप पर पहुंच गया है? बॉटम में है, नीचे से टॉप कर रहा है। और आपने बिहार की जो परिस्थितियां हैं उनको कुछ इस तरीके का बना दिया है अपने राज्य में कि बिहार आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तमाम पड़ोसी राज्यों से देख लीजिए बिहार की क्या दुर्दशा है। मतलब उत्तर प्रदेश से ज्यादा खराब हालात हैं वहां के। आप तमाम, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर कर्नाटका से, तेलंगाना से, जो केरल से, ऐसे राज्यों से तुलना कीजिए, आसपास के राज्यों से ही कर लीजिए ना। छत्तीसगढ़ से तुलना कर लीजिए, मध्य प्रदेश से तुलना कर लीजिए। बिहार कहां पर स्टैंड करता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हर जगह पर है। और फिर आप कहेंगे कि नहीं, हम कल को आएंगे और आपको जो है क्रांतिकारी बना देंगे, बिहार को हम टॉप पे बना देंगे। तो फिर ये खाली जुमलेबाजी है। अमित शाह जी का बयान याद कीजिए कि मोदी जी चुनाव आता है तो जुमलेबाजी करते हैं, और उसी जुमलेबाजी के चक्कर में फंसकर अब तक जनता उनको वोट करती आई है, लेकिन आगे भी कर देगी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि पर्दा फाश हो चुका है। सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही महिला रोजगार योजना को ऐतिहासिक बताया हो, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाने के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति की जा रही है। अब असली सवाल यही है, क्या बिहार की महिलाएं इस योजना को चुनावी लालच समझेंगी या फिर इससे अपने सशक्तिकरण का रास्ता मानेंगी? फिलहाल ये सवाल सभी से है और बिहार चुनाव आने वाले हैं और देखना बाकी है कि क्या होता है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। नमस्कार।